बच्चों, आइए फिर से हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत से बच्चों ने यह कहा कि सर रासायनिक समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बता दीजिए। तो पुनः फिर से हम रासायनिक समीकरण को समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। और इस बार मैंने परिभाषा भी लिख दिए हैं, जिसको आप वीडियो रोककर उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने परिभाषा में लिखा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप का मतलब होता है उनको प्रतीकों के रूप में लिखना। प्रतीकों के रूप में लिखना अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया हो उसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने आपका एक अभिक्रिया ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में मैं संयोग करा रहा हूं तो आपका जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल को प्रतीक के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे हाइड्रोजन को व्यक्त करेंगे तो यह आपका H2, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो किसी का परमाणु न लिखकर उसके अणुओं को लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है प्रतीक होता है H होता है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया में लिखेंगे तो इसको जो है H2 से प्रदर्शित करेंगे जो है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का प्रतीक जो लिखेंगे हम O2 लिखेंगे जो है। ठीक है, फिर इसके बाद अब उसके बाद जल का प्रतीक होता है H2O। H2O। अब इसके बाद भी थोड़ा सा और बातों पर ध्यान देना होता है कि इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, किस अवस्था में है। अवस्था का मतलब ये होता है कि ठोस है, कि द्रव है, कि गैसीय अवस्था में है। ठीक है, तो देखेंगे H2 हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है वह आपका गैस अवस्था में होता है। तो अवस्था को उसके सामने हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन आपका गैस अवस्था में होता है, इसको उसके ब्रैकेट के सामने हमने G को ब्रैकेट में लिखा। G का मतलब होता है गैस। ठीक है, H2O किस अवस्था में प्राप्त हुआ, तो आपका तरल अवस्था में प्राप्त हुआ अर्थात लिक्विड अवस्था में प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर हमने L से प्रदर्शित कर दिया जो है। ठीक है, और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं हम जो है। जैसे कल मैंने एक चीज बताया था कि आयरन मतलब कि Fe प्लस जल अर्थात जल का प्रतीक होता है H2O। ठीक है, फिर उसके बाद आपका प्राप्त हुआ फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो अब देखिए मैंने यह भी जो है आपका प्रतीकों के रूप में लिखा गया है। तो यह आयरन को जब जल के साथ मैंने क्रिया कराया तो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो इसको क्या किया, आयरन का प्रतीक होता है Fe, जल का प्रतीक होता है H2O, फेरस ऑक्साइड का प्रतीक होता है Fe3O4 और हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2। ठीक है, तो यह किस अवस्था में होता है, तो आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहा किस अवस्था में होता है, ठोस होता है, कि द्रव होता है, कि गैस होता है। तो सभी जगह आप देख रहे हैं कि लोहा जो है आपका ठोस अवस्था में ही मिलता है। इसलिए इसके सामने ठोस को लिखते हैं इंग्लिश में सॉलिड, तो उसका एक शब्द यस उसके ब्रैकेट के सामने हम लिखेंगे जो है। ठीक है, H2O अर्थात जल किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में है, इसलिए इसको हम इसके ब्रैकेट के सामने यल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब जो आपका फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुआ वह आपका जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है, जबकि हाइड्रोजन जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होगा आपका गैस अवस्था में प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में व्यक्त करना अर्थात प्रतीकों के रूप में लिखना ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए फिर इसके बाद रासायनिक समीकरण के बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार पर चलते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है,
रासायनिक समीकरण जो होता है वह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा होता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पर चलते हैं हम जो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई एक उत्पाद बनाता है तो उसे संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो अर्थात दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर कोई एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में ले लिया जाए कि आपका ए और बी दो अभिकारक हैं और ये दोनों आपस में संयोग कर एक उत्पाद ए बी बनाते हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल दिया गया था H2 और O2, H2 और O2 दोनों आपस में संयोग कर कोई एक उत्पाद बना रहे हैं H2O अर्थात जल। ठीक है, तो H2 और O2, H2 और O2, तो ये देखिए आपके दो अभिकारक हैं और ये दोनों अभिकारक आपस में संयोग कर रहे हैं और आपस में संयोग करके एक उत्पाद जल बना रहा है। ठीक है, उसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। पहले तो ये देखिए समीकरण को जो है, जो ऊपर समीकरण दिया गया है वह आपका बैलेंस नहीं है, तो पहले सर्वप्रथम पीछे मैंने समीकरण को संतुलित करने के नियम बताया था। तो समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, तो यह इंपॉर्टेंट होता है, समीकरण को संतुलित होना चाहिए। जो भी समीकरण लिखे वह अभिकारक और उत्पाद में जितने परमाणु हैं वह दोनों आपस में बराबर होने चाहिए जो है। ठीक है, जैसे अब इसमें बराबर करने के लिए जल में 2 से गुणा कर देंगे और हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर देंगे जो है। अब क्यों करेंगे ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है जो है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए H2 और I2, H2 और I2। ठीक है, ये दोनों जब आपस में संयोग कराएंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे इसको जो है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ये जो है आपका देखेंगे, इसमें भी जो है कि आपके दो अभिकारक हैं, एक H2 और दूसरा I2, दोनों आपस में संयोग करके आपका जो है एक उत्पाद बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया को फिर से परिभाषित कर दे रहे हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर दूसरा आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, जब कोई एक अभिकारक टूटकर कई उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए भी कोई एक अभिकारक है। ठीक है, अब ये विखंडित होकर आपका ए और बी दो उत्पाद बना रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक अभिकारक टूटकर आपके दो उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जो है, जब एक अभिकारक ठीक है टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया जाए जो है,
जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि कैल्शियम के साथ जो हाइड्रोक्सी परमाणु के दो अणु कैसे आ गए जो है, अर्थात दो कैसे जुड़े जो है। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर दो क्यों लिखा गया? क्योंकि कैल्शियम की जो संयोजकता होती है वह आपकी दो होती है और हाइड्रोक्सी की जो बैलेंसी होती है वह एक होती है। ठीक है, तो आपको आणविक सूत्र बनाने के नियम बताए गए होंगे कि इसका बैलेंसिंग, हाइड्रोक्सी का बैलेंसी एक है और कैल्शियम का बैलेंसी आपका दो। ठीक है, तो इसी को बनाने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी की बैलेंसी का कैल्शियम से गुणा कर देते हैं और हाइड्रोक्सी के कैल्शियम के बैलेंसी का हाइड्रोक्सी से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब एक का कैल्शियम आपका हाइड्रोक्सी का बैलेंसी एक है, इसको कैल्शियम से गुणा करेंगे तो आपका Ca1 होगा, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है इसलिए Ca लिखेंगे। फिर आपका कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्सी से जब गुणा करेंगे तो OH में आपके दो परमाणु हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया और ब्रैकेट के बाहर आपका 2 लिखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम हीट करेंगे अर्थात गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो ये आपका बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जल बनाएगा जो है, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जल बनाएगा। देखिए यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड आपका एक अभिकारक है, लेकिन जैसे इसको हीट किया, गर्म किया, ये टूटकर आपका दो उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि जब आपका कोई अभिक्रिया में एक अभिकारक हो और वो विखंडित होकर एक से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। जब कोई आपका यौगिक और किसी अन्य परमाणु से संयोग करता है तो उसमें से एक को क्या करता है, वो परमाणु किसी एक परमाणु, यौगिक के एक परमाणु को विस्थापित कर देता है, जिसे हम आपका विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, आपका Zn प्लस CuSO4, Zn का नाम होता है जिंक और CuSO4 का नाम होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ संयोग करता है तो जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तब बनाता है आपका ZnSO4 प्लस C, ZnSO4 प्लस C। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या दिखाया आपको जो है कि जिंक जो आपका परमाणु है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर उसके स्थान पर वह जुड़ रहा है। तो परिभाषित करेंगे हम जो है कि जब किसी यौगिक लवण को किसी अन्य परमाणु से संयोग कराते हैं तो वह परमाणु उस यौगिक या लवण के किसी एक परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बाद आपका आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो, ठीक है, दो यौगिक या दो लवण, ठीक है, आपस में संयोग करते हैं तो दोनों में से कोई परमाणु आपस में स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं।
स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CH3 आपका OH प्लस HCl। अब देखिए CH3OH का नाम होता है मेथिल एल्कोहल। HCl का नाम अभी बताए हम आपको है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आपस में स्थान का परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तब बनता है आपका जो है CH3Cl प्लस H2O। ठीक है, H2O को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HOH। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम जो है कि जब हाइड्रोक्सी और क्लोरीन अर्थात मेथिल एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में संयोग किया तो क्लोरीन और हाइड्रोक्सी अपने स्थान को क्या कर लिए, परिवर्तन कर लिए, अर्थात एक दूसरे को विस्थापित कर दिए। तो इसमें आपका दो परमाणु विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है उस पर ध्यान देंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पर। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अब इस पर ध्यान में दीजिए। उपचयन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए कि आपका कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, इसको जो है आप जल के साथ संयोग करा दीजिए। ठीक है, या आप जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करा दीजिए। हाइड्रोजन के साथ सब संयोग कराएंगे तो ये बनाएगा कॉपर और H2O। तो ध्यान दीजिए इसमें कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था, परंतु इसमें ऑक्सीजन में, इस कॉपर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उपचयन कहेंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब उत्पाद बनाया तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो पुनः फिर से परिभाषित कर दे रहे हैं कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।